हेलो स्टूडेंट्स। आज के इसमें फिर वही सीखेंगे अपन मानक भवन का या बिल्डिंग का मानक किराया निर्धारण करना। तो इस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या दिया है कि जो संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना दे के रखा है, 1.5 लाख रुपए दे के रखा है। भूमि का वर्तमान मूल्य कितना दे के रखा है, 1.5 लाख रुपए दे के रखा है। जिसमें क्या है कि जिसमें भूमि की कीमत भी इंक्लूड है। कितनी है, 25,000 रुपये। इसमें क्या है, भूमि की कीमत है। मतलब जो भी संपत्ति का वर्तमान मूल्य किस किस से मिलकर बना होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और भूमि की लागत से। तो इसमें 25,000 क्या है, 1.5 लाख में भूमि की लागत है, बाकी बचा हुआ 1,25,000 क्या है, निर्माण की लागत है। ठीक है। तो संपत्ति का मालिक क्या करता है, निर्माण की लागत पर कितना 8% लाभ चाहता है और भूमि की लागत पर कितना 7% लाभ की आशा रखता है। ठीक है। इसमें अलग अलग दे दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों पर ही निर्माण की लागत भी वो 8% कमाना चाहता था और भूमि की लागत पर भी 8% कमाना चाहता। पर यहाँ कितना दिया है, 8 और 7। यदि भावी जीवन काल अगर बिल्डिंग की टोटल एज कितनी हो, 80 वर्ष हो, तो क्या करना है अपने को, भवन का या बिल्डिंग का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करना है, ज्ञात करना है कितना होगा। इसमें कुछ दे के रखा है, जैसे शोधन निधि के लिए कितना दे के रखा है, सिंकिंग फंड के रूप में कितना 5% की दर से जमा करना है। वार्षिक मरम्मत मतलब जो एनुअल रिपेयर होगा, मतलब पूरा सालाना वो टोटल जो निर्माण की लागत होगी, जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी, उसका 1% खर्च लेना है। किसके लिए, वार्षिक मरम्मत के लिए। फिर वार्षिक आय का 50% क्या आ जाएगा, अन्य व्यय हो सकता है उसके लिए। ठीक है। और जो भी स्क्रैप वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू है, उसका वो कितना लेना है, वर्तमान मूल्य का 10% लेना है। जो वर्तमान मूल्य कितना है संपत्ति का, 1.5 लाख, उसका 10% किसके लिए लेना है, स्क्रैप वैल्यू या मलबे या उसके रूप में लेना है। तो टोटल इन सब से क्या निकलेगा, अपने अन्य खर्चे निकल जाएंगे और बाकी क्या है, इनसे क्या निकल जाएगा, शुद्ध प्रति लाभ निकल जाएगा। उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, भवन का मानक किराया आ जाएगा वार्षिक, और उसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, मासिक किराया आ जाएगा। तो देखते हैं, अपन समझते हैं। तो भूमि की लागत कितनी दी है क्वेश्चन में, 25,000। और निर्माण की लागत क्या आ जाएगी, जो भी संपत्ति का कुल मूल्य दिया उससे अगर भूमि की कीमत घटाऊंगा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया कि जो 1.5 लाख है इसमें भूमि और निर्माण दोनों ही शामिल। तो भूमि 25,000 है, तो बचा हुआ किसका रहेगा, निर्माण का। तो निर्माण की लागत कितनी आ जाएगी, 1.5 लाख में 25,000 घटाया तो कितना, 1,25,000 आ गया। तो भूमि की लागत कितना 25,000, निर्माण की लागत कितनी हो गई, 1,25,000। तो अपने को अब क्या निकालना है, वही लाभ निकालना है। तो मालिक को किससे, भूमि पर कितना लाभ चाहिए, 7%। पर 7% बटाया बटे में 100 गया, तो मालिक को भूमि पर लाभ ये 1,750 रुपये मिल गया। फिर मालिक को निर्माण पर जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका कितना 8% पर का प्रतिशत की दर से लाभ चाहिए। तो ये 8% की दर से ये इतना हो गया। तो टोटल कुल प्रति लाभ कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,750 प्लस 10,000। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11,750। अब क्या है, ये तो अपने कुल प्रति लाभ मिल गया। अब मुझे अन्य व्यय मिल जाएंगे अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो भी कुल वार्षिक किराया होगा वो क्या होगा, जो भी शुद्ध प्रति लाभ होगा प्लस में क्या कर दूंगा, टोटल अन्य खर्चे करना रहता है। तो अपना कुल प्रति लाभ तो आ गया। अब इसमें क्या है, अन्य खर्चे और ऐड कर दूं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं सबको निकाल के सबको ऐड करके और इसमें जोड़ दूंगा तो टोटल क्या आ जाएगा, वार्षिक किराया आ जाएगा। तो अन्य व्यय में क्या है, सिंकिंग फंड के लिए कितना दम जमा करना है, तो ये क्वेश्चन में दिया है 5% की दर से। तो 5% की दर से शोधन निधि का फॉर्मूला क्या होता है, SI/1+I⁻n-1। ये पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई है जब उसमें पूरा एक्सप्लेन किया। एस क्या है यहाँ, एस तुम्हारा क्या है, जो जितना भी तुम्हें अमाउंट जमा करना है, कितना जो भी एज दी हुई है बिल्डिंग की कितनी दी है, 80 वर्ष दिया है। तो उस 80 साल में तुम्हें कितना टोटल क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा तुम्हें दोबारा से भवन को बनाने के लिए, SO वैल्यू है। तो कितना तुम्हें सिंकिंग फंड टोटल जमा करना है वो वैल्यू। तो कितना जमा करना रहता है, ये पूरे बिल्डिंग की पूरा जो बिल्डिंग की कीमत है उसका 90% किससे अपन लेते हैं, सिंकिंग फंड से। तो 90%, अभी कंस्ट्रक्शन कितना है, 1,25,000 है, तो उसका 90% अपने को जमा किससे करना है, सिंकिंग फंड से। वहाँ के 10% किससे करना रहता है, स्क्रैप वैल्यू से। जिसको ये नहीं पता हो, मेरे पुराने वीडियो ध्यान से समझ लेना, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये 90% क्यों लिया है। ठीक है। तो ये जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका 90% क्या है, ये एस निकल जाएगा। तो ये किसका मान हो गया, एस का। आई कितना दिया है, 5%। और एन का मान कितना दिया है, 80 वर्ष क्वेश्चन में दिया ही है। एन जीवन काल जो है वो एन क्या होता है, एज ऑफ बिल्डिंग।
तो यहाँ सबकी वैल्यू पुट करूँगा मैं। एस का मान मैंने निकाल लिया 90%, आई का फिर प्लस में एन का मान भी रखा। तो टोटल सिंकिंग फंड के लिए कितना रुपए जमा करना पड़ेगा मुझे, 115 रुपये 83 जमा करना रहेगा। ठीक है। फिर क्या है, वार्षिक मरम्मत कितना बोला है कि जो भी निर्माण की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका 1%, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी थी, 1,25,000, उसका 1% निकाल लिया मैंने वार्षिक मरम्मत। अन्य व्यय कितना दिया है कि जो भी तुम्हारा क्या है 50%, क्या है जो भी तुम्हारा क्या आया है ये कुल प्रतिलाभ आया है, तो उसने क्या बोला है कुल प्रतिलाभ 50% जो वार्षिक आय है। वार्षिक आय क्या है, जो कुल प्रतिलाभ होता है उसी को क्या बोलते हैं, वार्षिक आय। याद रखना हमेशा कुल जो प्रतिलाभ होगा वही क्या होगी, वार्षिक आय होगी। जो लाभ होगा वही आय है, जो लाभ अपन कमा रहे हैं उसको ही क्या बोलेंगे, वार्षिक आय। तो कितना बोला है, कुल वार्षिक आय का कितना 50%, तो कुल वार्षिक आय कितनी थी, कुल लाभ कितना था 11,750, तो उसका 50% क्या है कर तथा अन्य व्यय में। ठीक है। तो कुल व्यय क्या हो जाएंगे, जितने भी मैंने सिंकिंग फंड, वार्षिक मरम्मत और अन्य व्यय कर सबको तीनों को जोड़ा तो ये आ गया। तो कुल वार्षिक किराया में क्या बोला था मैंने, कुल प्रतिलाभ ये निकाला है, और फिर उसके बाद क्या है अन्य व्यय, इन दोनों को ऐड किया तो कुल वार्षिक किराया आएगा, और उसको 12 से डिवाइड किया तो कुल मासिक किराया आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमेशा मैंने फिर वही बोला है कि सबसे पहला काम भूमि की लागत निकालना, दूसरा निर्माण की लागत निकालना, फिर भूमि की लागत और निर्माण की लागत से जो प्रतिलाभ है कुल प्रतिलाभ निकाला। कुल प्रतिलाभ तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में भूमि की लागत, निर्माण की लागत, इन दोनों से क्या निकालूंगा, जो भी परसेंटेज देगा उससे कुल प्रतिलाभ निकालूंगा। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट के बाद फिर फोर्थ में क्या अन्य व्यय निकालते हैं। अन्य व्यय में वो जो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन दे के रखे उसके अकॉर्डिंग निकालना है, नहीं तो पूरा इकट्ठा एक साथ दे सकता है। ठीक है। तो अभी यहाँ अलग अलग दिया है कि सिंकिंग फंड के लिए ये, अन्य व्यय के लिए ये, वार्षिक मरम्मत के लिए, तो इन सबको अलग अलग निकाल के सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे अन्य व्यय, और अन्य व्यय में क्या जोड़ दूंगा, कुल प्रतिलाभ जोड़ दूंगा तो टोटल वार्षिक किराया आ जाएगा, और 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कुल मासिक किराया आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।